मैं अंदाजा ही न लगाया पाया कि मेरा पीछा करने में साहस की बात क्या हो सकती है। किंतु कभी ब्योमकेश के वक्तव्य इतने चकराने वाले होते हैं कि उनका अर्थ ढूंढने की तमाम कोशिश व्यर्थ हो जाती है। उससे पूछने का भी प्रश्न नहीं उठाता था, क्योंकि जब तक सही समय नहीं आएगा वह उसका उत्तर देगा ही नहीं। इसलिए समय को व्यर्थ न करके मैं नहाने चला गया। ब्योमकेश ने पूरी दोपहर और शाम इधर उधर बैठकर काट दी, कोई काम नहीं किया। मैंने प्रफुल्ल रॉय के बारे में कुछ प्रश्न किए भी, लेकिन वह आंखों बंद करके बैठा रहा, जैसे उसने सुना ही न हो। अंत में उसने आंखें खोलकर ऊपर देखा और उठ बैठा। प्रफुल्ल राय हो, वह व्यक्ति जो सुबह आया था? नहीं, अभी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच पाया हूँ। रात को खाने बाद हम लोग सिगरेट पी रहे थे। जैसे ही 10:30 बजे ब्योमकेश यह कहते ही उछल पड़ा, जागो, उठो सोने वालों, तैयार होने का समय आ गया है, अन्यथा मिलन की घड़ी बीत जाएगी। मैंने आश्चर्य में पूछा, तुम्हारा क्या है? ब्योमकेश बोला, चलो हम लोगों को शरीर में कांटे के स्थल पर मिलन का सम्मान करना है, याद है? मैंने कुछ संशय में खड़े होकर कहा, मुझे माफ करो, इतनी रात गए मैं वहां अकेले नहीं जाना चाहता। तुम चाहो तो खुद चले चलना चाहिए। लेकिन क्या जाना जाना जरूरी है? यह जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी शरीर में कांटे के मामले में क्यों? इसकी जगह यदि तुमने ग्रामोफोन पिन रहस्य पर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो अब तक कुछ गुत्थियां सुलझ गई होती। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसी बीच एक छोटा सी उत्सुकता पूरी करने में क्या नुकसान है? ग्रामाफोन पिन तो कहीं भागा नहीं जा रहा। दूसरे प्रफुल्ल रॉय कल आएगा, उसके लिए हमें कुछ तो जानकारी चाहिए, लेकिन हम दोनों के जाने से बात नहीं बनती। पत्र में जोर देकर कहा गया है कि केवल एक ही व्यक्ति को आना होगा। मैंने उसका प्रबंध कर लिया है। अब कृपा करके दूसरे कमरे में चलो, समय बीता जा रहा है। कमरे में जाकर ब्योमकेश ने फुर्ती से मेरा मेकअप कर दिया। मैंने सामने दीवार पर शीशे में देखा, मेरी पुरानी मूंछ और फ्रेंच कट दाढ़ी लौट आई थी। उसके बाद वह अपने मेकअप में लग गया। उसने अपने चेहरे को नहीं बदला, केवल अलमारी से सूट और काले रबड़ सोल वाले जूते निकाले और पहन लिए। फिर उसने मुझे शीशे से 5-6 फीट दूर खड़ा कर दिया और ठीक मेरे पीछे खड़े होकर बोला, क्या तुम शीशे में मुझे देख सकते हो? नहीं। ठीक है, अब चलो, क्या तुम मुझे देख सकते हो? नहीं तो ठीक है, काम बन गया। अब केवल एक आइटम रह गया। मैं जब ब्योमकेश के कमरे में घुसा तो 2 अंडाकार चीनी मिट्टी की प्लेटें मेज पर रखी दिखाई दी, ठीक वैसी जिसमें रेस्तरां में मटन चाप परोसा जाता है। उसने एक प्लेट को मेरे सीने पर रखकर एक चौड़े कपड़े से कसकर बांध दिया और बोला, ध्यान रखना, यह फिसलता नहीं चाहिए। अब इसके बाद तुम कोट पहनकर बटन लगा लोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैंने अचकचाते हुए पूछा, यह सब क्या है? ब्योमकेश हंसते हुए बोला, अरे भाई, हमें भी शस्त्रों से सुसज्जित होना है न? मैं एक प्लेट लगा रहा हूँ। ब्योमकेश ने दूसरी प्लेट अपनी बास्केट के अंदर लगाई और सारे बटन बंद कर लिए। उसे कपड़े से बांधने की जरूरत नहीं पड़ी और इस भेस बदलकर हम लोग 11 बजे घर से निकल गए। ब्योमकेश चलने से पहले फुर्ती से अलमारी से कुछ चीजें निकालकर अपनी पॉकेट में रखता जा रहा था। उसने पूछा, क्या तुमने वह पत्र रख लिया? अरे छोड़ो, एक सादा कागज मोड़कर लिफाफे में रख लो। हमें सियादा क्रॉसिंग पर टैक्सी गई। सड़कें खाली हो गई थीं। अधिकतर दुकानें भी बंद हो चुकी थीं। हमारी टैक्सी चौरंगी की ओर भाग रही थी। हम लोग उस पर उतर गए जहां कालीघाट और खिदिरपुर जाने वाली ट्राम लाइनें अलग होती हैं। टैक्सी ड्राइवर भाड़ा लेकर हॉर्न बजाते हुए चला गया। मैंने चारों ओर देखा, सड़क पर एक आदमी भी नजर नहीं आया। चारों ओर से पड़ने वाली लैंप पोस्ट की रोशनी सुनसान नगर दृश्य को और भी भुता बना रही थी। मेरी घड़ी में आधी रात होने में केवल 10 मिनट शेष थे। हम लोगों ने अपने रोल को टैक्सी में ही समझ लिया था, इसलिए अब बातचीत की जरूरत नहीं थी। मैंने सड़क पर चलना शुरू किया। ब्योमकेश एक शांत छाया के रूप में कुछ दूरी पर पीछे चल रहा था। उसके काले कपड़े और बेआवाज रबड़ के जूतों ने उसकी मौजूदगी को बिल्कुल छिपा लिया था।
वह अपने कदम मेरे कदमों से मिलाते हुए मेरे से 6 फीट पीछे चल रहा था, लेकिन मुझे के स्वयं लग रहा था कि मैं अकेला ही सड़क पर चल रहा हूँ। स्ट्रीट लाइटों की दूरियों के कारण रोशनी मध्यम थी। यदि सड़क के इर्द गिर्द बिल्डिंग होती तो रोशनी की प्रतिच्छाया बढ़कर उस स्थल को और अधिक प्रकाशमय बना सकती थी। इसके विपरीत चारों ओर के वीराने ने प्रकाश की आधी शक्ति को अपने में ही सोख लिया था। ऐसी स्थिति में कोई भी सामने से आने वाला व्यक्ति यह कह नहीं सकता कि मैं अकेला नहीं हूं, कि मेरे पीछे एक चुपचाप मेरे कदमों से साथ चल रही है। सड़क के ओर की ट्रेन लाइनें कुछ समय के लिए बंद पड़ी थीं। दूसरी ओर रेसकोर्स पर लगा रेलिंग सीधे चला जा रहा था। मैंने सड़क के बीच में चलना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर कहीं घड़ी में 12 बजने के घंटे बजने लगे। जैसे घंटों की आवाज बंद हुई, ब्योमकेश ने पीछे से देव स्वर में कहा, अब लिफाफे को हाथ में पकड़ लो। मैं भूल ही था कि ब्योमकेश मेरे पीछे ही चल रहा है। मैंने फुर्ती से जेब से लिफाफा निकालकर हाथ में पकड़ लिया। सड़क पर चलते हुए मुझे 7 मिनट हो गए थे और मैंने खिदिरपुर पुल की आधी दूरी पूरी कर ली थी कि मुझे दूर रोशनी की एक हल्की झलक दिखाई दी। उसे देखकर मैं सजग हो गया। मेरे कोनों में फिर आवाज सुनाई दी, वह आ रहा है, तैयार रहो। रोशनी की वह चमक तेज होती गई। कुछ ही क्षणों में स्पष्ट हो गया कि कोई वस्तु तेज रफ्तार से हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। उसका रंग हमारी तारकोल की सड़क से भी अधिक काला था। कुछ क्षण और बीतने पर साफ दिखाई लगा कि वह एक साइकिल सवार है। मैंने चुपचाप खड़े होकर लिफाफे वाले हाथ